नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। अभी तक हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड देखा है, दूसरी एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है और आज हम लास्ट देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हटा दिया गया है सिलेबस से, अब सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है पहले 3.6 तक हुआ करती थी एक्सरसाइज, अब उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने सिलेबस रिड्यूस करके सिर्फ 3.3 तक है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया और 1-2 चीज़ें और एक्सरसाइज से हटा दी, है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ 3.3 तक है। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, दोनों मेथड से करना है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस रहते हैं दोनों मेथड से एक क्वेश्चन आए, है ना। तो वो किसी एक मेथड से देंगे। फिर यहाँ पे क्यों दिया है, यहाँ पे आपका नॉलेज चेक करना है कि यार आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। एग्जाम में सिर्फ एक आता है और दोनों आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो पहले हम एलिमिनेशन सीखते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो हमें आता है, लास्ट एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं, इसमें भी करेंगे, है ना। लेकिन पहले एलिमिनेशन देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता क्या है, तो मैं बोलूंगा ये भी 4 स्टेप की प्रोसेस है जैसे उसमें थी ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। 4 स्टेप में हम खत्म कर लेते थे। देखते हैं ये 4 में जाती है कि 5 में जाती है। वैसे 4 में ही खत्म कर देंगे, है ना। तो पहली स्टेप में क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 1, बहुत ही आसान मेथड है ना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें गिवन लिखना है। गिवन के तौर पे जो इक्वेशन दी हुई है उनको नीचे उतारेंगे। ये तो आपको बुक्स में दी होंगी या पेपर में दी होंगी, तो सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे क्योंकि एक लिखने का एक तरीका होता है ना। तो ये आपने लिखा पहली इक्वेशन और फिर दूसरी इक्वेशन लिखी 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हमें इक्वेशन उतारना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन देना है, इसे सेकंड इक्वेशन देना है। ठीक है, मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है आपको कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है खत्म करना है, उसे हटाना है। और कोई चीज खत्म तभी होगी जब वो सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। डिवाइड में खत्म नहीं होगी। जैसे सपोज करो 2x है, इसमें से मैंने 2x माइनस कर दिया, ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि हमें वो जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और वो सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये चीज सेम बनेगी। जैसे 2x है और 3x है, 2x है और 2x मैंने सब्ट्रैक्ट करा, पूरी टर्म ही गायब हो गई, एलिमिनेट हो गई। लेकिन अगर यही 2x होता और माइनस का x होता तो ये नहीं होता, फिर आंसर x आता, वो टर्म एलिमिनेट नहीं हुई। तो आपने 2 चीजें देखी, है ना, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मेथड में ही उसका प्रोसेस, आधा प्रोसेस तो उसी में छुपा है ना। पहला कि हमें दोनों टर्म सेम बनानी पड़ेंगी और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, तभी एलिमिनेट होगी, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं होगी, है ना। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं बोलूंगा आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। आप चाहो तो x को भी कर सकते हो, आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लोग जनरली x को चुनते हैं, क्यों, क्योंकि x पहले नंबर पे लिखा रहता है, देखो पहले नंबर पे, तो उसको चुना जाता है ना। आप y को भी चुन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। मैं x को चुनता हूं, है ना। तो सबसे पहली स्टेप में मुझे कोफिशिएंट सेम बनाना है। कोफिशिएंट कैसे सेम बना है, क्योंकि टर्म सेम बनानी है, x है ये 2x है, तो इसमें x तो है, इससे कोफिशिएंट का फर्क है, इसको कोफिशिएंट 2 है, उसको कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है। तो सेम कैसे बना है, तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बताइए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। सेम बनाएंगे तो 1 को 2 बनाना आसान है, 2 को 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। बन सकता है लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इनटू ज्यादा आसान है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। तो ये कहां से आया, तो मैं बोलूंगा देखो इसका कोफिशिएंट, नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है x का, आप बोलोगे 1, तो उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है, हाँ, ज्यादा सोचना ही नहीं है, अपने आप सेम बन जाएगा। चलो ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो मैं बोलूंगा ये तो आपने इंग्लिश में लिखा है, अभी आप वैसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे जरा देखें, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। मुझे इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना था, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बॉक्स बनाऊंगा,
पूरे में बॉक्स बनेगा। पहली इक्वेशन पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा, दूसरी इक्वेशन पे मल्टीप्लाई का साइन, पहली पे 2 लिखूंगा, दूसरी पे 1 लिखूंगा। ये तरीका है प्रॉपर लिखने का। ऊपर हमने इंग्लिश में लिखा, उसी को हमने मैथमेटिक्स में बताया। ठीक है, कहना ये कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई भैया? ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई, स्टेप नंबर 2। मल्टीप्लाई करवाइए। आप जैसे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मेरे साथ करवाना, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आपको ब्रैकेट लगाना है बिल्कुल एंड तक लगाना है, ऐसा नहीं है कि इक्वल के इस साइड तक लगाना, पूरी इक्वेशन में लगाना है। आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, है ना। फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2y हो जाएगा, यहाँ इक्वल का साइन अपनी जगह, और जब ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 10 बन जाएगा। ये पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी इक्वेशन में आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब एज इट इज लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ये हो गया 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। आप बोलोगे 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर बता क्यों रहे हो कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं बोलते कि हमसे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर रहा है, सेकंड को किसी से नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, ऊपर को 2 से करा, नीचे 1 से करा, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, आपको ही मालूम है, लेकिन आपको आदत बन गई कि कल को अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और होता तो उसके कोएफिशिएंट से नीचे, इसके कोएफिशिएंट से ऊपर। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर हम 3 में करेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना। स्टेप नंबर 3 किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? अब ये जो नई 2 इक्वेशन आई हैं इनको बोलो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब स्टेप नंबर हमारी 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? हमने कोएफिशिएंट सेम बना लिए। अब कोएफिशिएंट सेम बना लिए तब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ऊपर है ऊपर रहे, नीचे है वो नीचे रहे, और 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। 4 में से भी 3 कर सकते हो, लेकिन ये लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए जिसको ऊपर है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिख दो माइनस के। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता? तो मैंने बोला पहले तो दोनों इक्वेशन को लिख लो। 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट करना तो दूसरी वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। यहाँ 2x का साइन प्लस है तो अपोजिट कर दो, माइनस कर दिया। यहाँ 3y का साइन माइनस है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, प्लस हो गया। 4 का साइन प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। ठीक है, जैसे ये साइन चेंज होगा, आपको पता है, ये देखो दोनों टर्म सेम हो गई। 2x, अब ये प्लस का 2x नहीं रहा, अब ये नया साइन हो गया इसका माइनस का 2x, तो 2x में से 2x जाएंगे तो पूरा एलिमिनेट हो गया। तो आपने देखा, मैंने बोला था आपसे कि एलिमिनेशन मेथड इस चैप्टर का नाम, मतलब इस मेथड का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक पूरा वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कोएफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो आपको समझ में आया कि कोएफिशिएंट सेम करना क्यों जरूरी था। कोएफिशिएंट सेम नहीं करते तो ये टर्म सेम नहीं बनती, और सब्ट्रैक्ट करते तो पूरी टर्म एलिमिनेट नहीं होती, इसलिए हमने ये पूरी प्रोसेस करी। ठीक है, आपने जैसे ही करा ऐसे सॉल्व किया। 2x प्लस का 3y कितना हो गया? 5y। यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना हुआ? 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। 5 6 के नीचे चला गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप में? तो मैं बोलूँगा लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट स्टेप में 3 स्टेप है, लास्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है ना, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, फिर तो हम दूसरे की अपने आप निकल जाती है। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपको पसंद है, फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4, किसी में भी आपको सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो कहना किस में करें? तो कहना सबसे आसान भैया मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन लग रही है, तो मैंने बोला अगर फर्स्ट लग रही है तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये लिखा। y की वैल्यू है 6/5, ये 6/5 लिखा y की जगह, यहाँ इक्वल्स टू 5। ये 6/साइड उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना, 6/5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। कैसे करा? ये 2 इक्वल के साइन कहाँ से आ रहा है? एलसीएम लेके साइन सॉल्व कर लिया। 5 5 25, 1 इंटू 6 6, 25 माइनस 6 19/5, तो 19 और नीचे 5 था, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई 6/5। ये 2 सॉल्यूशन जो आए वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आए। लेकिन हम कैसे कंफर्म करें कि ये जो सॉल्यूशन आए हैं वो आपके सही है? कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में बता देते हैं कि इस चैप्टर से मुझे फुल मार्क्स मिल गए। वो कैसे पता चल रहा है? आपने आंसर निकाला, आपके पास चेक करने का एक प्रोसेस है। हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, ना ही हर चैप्टर में पॉसिबल है, लेकिन किसी में है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें पॉसिबल है।
जो आंसर आए हमेशा चेक करो। कैसे चेक करें, क्या ना रफ में चेक करते हैं हम ये वैल्यू, है ना, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेक करते थे, यहाँ चेक करते हैं। ये आपके लिए है ना, ये आपके लिए है, आपको करके नहीं बताना किसी को, है ना। ये आप रफ में करेंगे। y की जगह 6/5 रख दीजिए, x की जगह 19/5 रख दीजिए। कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट में रख दूं, है ना, तो x की जगह मैं रख रहा हूं 19/5, ये 19/5, और y की जगह रख रहा हूं 6/5, ठीक है। इक्वल टू में 5 चल ही रहा था, एलसीएम दोनों का नीचे का सेम है तो 5 आ गया, 19 + 6 25 हो गया, इक्वल टू 5, ये कट के 5 इक्वल टू 5 आ गया। आपने देखा LHS इक्वल टू RHS आ गई। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इसी के सॉल्यूशन है। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी, कब हमेशा अगर रख रहे हो तो दोनों इक्वेशन में रखो, पहली से कंफर्म मत करो। कई बार ऐसा होता है वो पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर जाता है, दूसरी को नहीं करता, और हम जल्दबाजी में खुश होकर घर आ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो दूसरी में भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, है ना। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो भाई, 2x लिखा है, x की जगह मुझे रखना है 19/5, है ना, तो ये बन जाएगा 2 × 19/5, ठीक है ना। फिर -3, y की जगह मुझे रखना है 6/5, ये अपना 6/5, इक्वल टू में 4 चल रहा था, 2 × 19 38/5 हो गया, ये हो गया 18/5, इक्वल टू 4। एलसीएम दोनों का सेम है, नीचे 5, 38 - 18 20 हो जाएगा, 20/5 कट के 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में भी 4 चल रहा था। तो आपने देखा इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये जो सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब सिंपल भाषा में इतना है कि LHS इक्वल टू RHS आ जाए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो आपने देखा कितने मेथड में हमने सॉल्व करी है एलिमिनेशन मेथड, 4 स्टेप में। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने 4 ही स्टेप में सीखा था। पहली स्टेप में गिवन लिखना है, दूसरी स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट सेम नहीं बनाएंगे तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, कारण भी पता होना चाहिए। तीसरी स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो भी नई इक्वेशन आ जाए, और चौथी स्टेप में जो सब्ट्रैक्ट करने पे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी उसे उठा के दूसरी किसी भी इक्वेशन में रखना है ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। आप ये बात समझ गए होंगे क्या ना भैया। अगर ये कोफिशिएंट सेम दिए होते, सपोज करो यहाँ 2x ही लिखा होता फर्स्ट इक्वेशन में, 2x + y = 5, तो मैं ये मल्टीप्लाई करता? बिल्कुल नहीं। ये मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि दोनों टर्म सेम नहीं थी। सेम नहीं थी मतलब उनका कोफिशिएंट सेम नहीं था, इसलिए करा। अगर उनका कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, ये भी 2x लिखा, ये भी 2x, तो मैं ना ये स्टेप करता ना ये स्टेप, डायरेक्ट यहां पहुंचता, सब्ट्रैक्ट करता। और ओरली भी कर सकते थे आप देख के। तो याद रखना कई बार क्या है कि कोफिशिएंट सेम मिल जाए ना अच्छे क्वेश्चन में, मतलब जो आसान क्वेश्चन है उनमें कोफिशिएंट सेम मत बनाना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना क्योंकि पहले से ही सेम है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कह रहा कोफिशिएंट, हाँ इसमें कोफिशिएंट सेम कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं बोलूंगा देखो नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है 2 और ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 और इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1। इस तरीके से करना है हमें, ठीक है, 2 × 1। ठीक है, ये आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये आपके प्रोसेस हो गई। तो आपने एलिमिनेशन मेथड देखा, हमने एलिमिनेशन मेथड कैसे करा, इसी तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, है ना। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इतने डिटेल में करा। अगली बार हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या करते थे हम, x प्लस पहली इक्वेशन लिखेंगे x + y = 5, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। ये स्टेप 1 हुआ करती थी, स्टेप 2 हुआ करती थी। फिर हमें जो पसंद थी हम उसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। मुझे इक्वेशन फर्स्ट पसंद आ रही, आसान है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखी, इससे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल लूँ, x की निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - का y। ये जो वेरिएबल की इक्वेशन आती है इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर जो आंसर आया, जो वेरिएबल की वैल्यू आई, इसे हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली थी, तो फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते इसलिए सेकंड में करेंगे। सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर भाई, ये भाई 2x - 3y = 4। 2 अपनी जगह, x की जगह रखेंगे 5 - y -3y = 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 2 × 5 10 -2y -3y = 4।
सॉल्व करिए, है ना। माइनस का 2y माइनस का 3y, 10 को साइड पहुंचा दिया तो माइनस में हो गया, और ये हो गया माइनस का 5y इक्वल्स टू 4 माइनस का 5 10, तो ये हो गया माइनस का 6। 10 उस साइड माइनस में जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कट आउट हो गए, y की वैल्यू आ गई 6y5, ये मेरा y की वैल्यू आ गई। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रहती है हम कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, हमेशा थर्ड में, हमेशा थर्ड में, सबसे आसान रहती, रख किसी में भी सकते हैं लेकिन हम हमेशा थर्ड में पुट करते हैं। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाओ भाई, पुट इन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही आप थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 माइनस का y की वैल्यू है 6y5, एलसीएम लेंगे 5 5 जो 25, 1 इंटू 6 25 माइनस का 6, है ना, अपॉन 5 19 अपॉन 5। क्या वही आंसर आए जो पिछले मेथड से आए थे, एलिमिनेशन मेथड से? बिल्कुल, x की जगह 19/5, y की जगह 6/5। तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले चेक कर चुके। तो आपने क्या देखा, एक ही क्वेश्चन को वो एलिमिनेशन से भी पूछ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों आने चाहिए, ग्राफिकल से भी पूछ सकते हैं, तीनों मेथड आने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हटा दिया है ना, तो हमको यही 3 मेथड आने चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, मतलब पिछली एक्सरसाइज में पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम सिर्फ एलिमिनेशन पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दिया, है ना। ये स्टेप नंबर 1 होती है, स्टेप नंबर 2 होती है, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो स्टेप नंबर 3 हो जाती है, और ये लास्ट में स्टेप नंबर 4 हो जाती है, और अपना 4 स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो जाता है। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से। मैं एलिमिनेशन से करके बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से आप खुद करेंगे, है ना, आपको आता है। सबसे पहली स्टेप में हम क्या लिखते हैं भैया, गिवन लिखते हैं, ये मैंने गिवन लिखा, गिवन है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन में लिखा है 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। 2 इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। आपको एक चीज बताऊं, अच्छी चीज यहाँ पे, आप चाहो तो पूरी इक्वेशन में, मैंने आपको बताया था, अगर पूरी इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो सभी के सभी कॉफिशिएंट किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो उससे डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन और छोटी हो जाती। करना हो तो, नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से डिवाइड हो रही, देखो ये वाली टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये वाली टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये वाली टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा। आपको करना है तो करो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो कर लेते, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो इसको लिख देते डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, देख के पता चल रही। 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस का y इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 1 आ गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। लेकिन कई बोलेंगे भैया हमें नहीं करना 2 से डिवाइड, तो मैं बोलूंगा नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इक्वेशन दी है उसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन है, करना है तो करो, अदरवाइज मत करो। उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती, और कुछ नहीं। सिखा दिया मैंने आपको, है ना। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या सीखा था, कॉफिशिएंट सेम करेंगे। कैसे करते हैं कॉफिशिएंट सेम, एक्स को सेम करेंगे हमेशा, क्योंकि एक्स पहले नंबर पे लिखा रहता है तो आसान रहता है उसे करना। तो इस 2 से 3 को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो इससे पूरी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। करवाइए, लिखेंगे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट को किससे करेंगे 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। फर्स्ट को 2 से करेंगे, सेकंड को 3 से करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट को 2 से करेंगे तो ये 6x हो गई, है ना। अच्छा, आप बोलोगे पूरा लिख के तो बताओ, ये तो आपने इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखो ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। लेकिन मेरी अगर आप पूछें तो मैं बोलूँगा जैसे मैं बता रहा हूँ पहले आप वैसे करें 2 3 4 क्वेश्चन, ये सही तरीका है। बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें दोनों इक्वेशन कंप्लीट कवर होंगी। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना तो इंटू का लगा के 2 साइन लगाएंगे, और यहाँ इंटू 3 लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करवाइए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना एंड तक, RHS तक। ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6। हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहना जो नई इक्वेशन आ जाती है इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। कहना भैया यहाँ तक हो गई, कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेकंड। थर्ड स्टेप में हमने क्या सीखा था, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट करेंगे। जो ऊपर पहले लिखी है वो फर्स्ट पे, जो बाद में लिखी है उसको माइनस के बाद। बिल्कुल सोचा समझी नहीं करनी इसमें, है ना।
करो सब्ट्रैक्ट। तो पहली इक्वेशन लिखी 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस का 6y, 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। साइन चेंज करना मत भूलना। साइन कैसे चेंज करेंगे? अपोजिट करना। 6x का साइन प्लस है तो इसका माइनस, इसका माइनस है तो इसका प्लस, और इसका प्लस है तो इसका माइनस। नीचे वाली इक्वेशन का साइन माइनस सब चेंज कर देते हैं क्योंकि उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से। अब 6x नीचे वाले भी माइनस हो गया कि इसका नया साइन माइनस हो गया, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए मेथड का नाम रखा एलिमिनेशन मेथड। 8y प्लस का 6y, क्योंकि अब नया साइन हो गया इसका 6y, है ना, अब माइनस नहीं रहा, तो 8y प्लस 6y कितना हो गया? 14y। 20 माइनस का 6 14, y इक्वल टू 1। ये 1 कैसे लिखा मैंने? यहां से सामने कट आउट कर दिया। अब ये भी एक बात सीखें, अगर आपको डायरेक्ट कट करना है तो कट करें, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट आंसर लिख दे y इक्वल टू 1। फैकल्टी समझ जाती है कि आपने काटा है, इसलिए तो 1 आया है, मतलब आपको आता है। फिर कट करने का क्यों मना कर रहा है? मैं इसलिए कर रहा हूं, जितना ये काटा पीटी कम करोगे उतनी कॉपी साफ दिखती है, और ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का सही तरीका होता है। यहां जरूरी है कट करना ताकि बताएं कि पूरा एलिमिनेट हो गया वेरिएबल। ना भी करें तो भी डायरेक्ट लिखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करें कि जितना कम ये काटा पीटी कर सके उतना अच्छा है। तो y की वैल्यू 1 आ गई, कहना भैया एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप बोल रहे हैं मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं आप। 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। 3 हमारी अपनी जगह, x की तो वैल्यू निकालना, तो 3x एज इट इज हो गया, है ना, ये x है, मैंने सोचा x की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू 1 है इक्वल टू 10। 3x 1 इंटू 4 4 उस साइड गया माइनस में तो 6 हो गया, मतलब 10 माइनस 4 6 हो गया, और यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप समझ गए होंगे मैंने x बराबर 2 कैसे लिखा, डायरेक्ट कट कर दिया, 3 2 6, समझ जाएगी फैकल्टी। ये मेरे आंसर आ गए। एंड में जरूर याद रखना, ये पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, इस तरीके से लिख के आना है, x बराबर 1 y बराबर x बराबर 2 y बराबर 1। बॉक्स बनाएं, ऊपर लिखें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो है ये, और यहाँ पे लिख दे आंसर। जो चीज उन्होंने पूछी है उसको हाईलाइट करके आना है, मतलब एक बॉक्स में बना के आए हमेशा, ताकि फैकल्टी देख ले कि ना हाँ इसने जो चीज पूछी थी वही हाईलाइट कर दी, तो उसका सीधा ध्यान ये इस पे चला जाता है। दूसरी बात, क्या जो आंसर आए हैं ये सही है? तो मैंने बोला चेक करेंगे तभी तो बता पाएंगे ये सही है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, किस में सब्स्टिट्यूट कर दें? तो आप ये रफ में आपके लिए चेक करना है, आपको किसी को नहीं बताना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह कितना रखिए 2, तो रखिए जरा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस y की जगह रखिए 1, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10 हो गया। मतलब भैया इस सॉल्यूशन ने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, हाँ, लेकिन हम दूसरी में भी रखेंगे क्योंकि कई बार पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता दूसरी को नहीं करता। रखते हैं, x की जगह 2 रखिए, तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस y की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 चल ही रहा था, यहाँ भी 2 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब इसने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, और ये 2 मिनट लगते हैं चेक करने में, है ना। तो वहीं कंफर्म हो गया कि यार मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आधा भी नहीं कट सकता, क्योंकि आपने सारी स्टेप फॉलो करी है। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज यही रहती है ना। उन्हें वर्ड से मतलब नहीं है, आप चाहो तो ये वाली लाइन बिल्कुल मत लिखो। कौन सी वाली? ये वाली लाइन बिल्कुल मत लिखो, डायरेक्ट इससे इस पे आ जाओ, फिर इसके बाद डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी मत लिखो। उन्हें आंसर चाहिए, और जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा खींचें, जितनी ज़रूरत है उतना खींचें, है ना, लेकिन आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से बताएं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने 2 क्वेश्चन बड़े स्लो कर लिए, और यही हमारी आदत है कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हम बड़े स्लो करते हैं, क्यों? ताकि हमें बातें समझ में आ जाएं। अब एक बात समझ में आ गई, फिर हम स्पीड बढ़ाने लगते हैं अपनी, है ना। अब जल्दी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस क्वेश्चन को आप करना है ना, और आंसर चेक करना कि सेम आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है 3x माइनस का 5y, है ना। अब जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे, है ना। सीखने वाला क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ये बात बताई थी कि दोनों इक्वेशन का जो कांस्टेंट है या तो वो LHS में हो या RHS में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इक्वेशन में LHS में है और जबकि दूसरी इक्वेशन में RHS में बैठा है, राइट हैंड साइड, पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा है इक्वल के।
तो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। 3x माइनस 5/4 को उस साइड ले गया, ये 4। उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, जब मैंने कॉपी पे उतारी तो मैंने उसे ऐसा उतारा। आपको उतारना सही करके, ऐसा नहीं कि पहले वो उतार रहे हैं फिर सुधारना है, इतना टाइम नहीं है ना, फैकल्टी समझ जाती है। अच्छा क्या ना भैया, फिर इसको देखो, इसमें भी एक वेरिएबल उस साइड है, एक वेरिएबल इस साइड है, सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। ये इस साइड लेके आ जाओ तो ये बन गया 9x, 2y इस साइड आ गया, माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये है सही इक्वेशन। मतलब मुझे कॉपी में, मुझे अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर में मुझे ऐसा दिया होगा तो मैं सबसे पहले ऐसा लिखूंगा। हाँ, सबसे पहले कॉपी में इक्वेशन सही लिखेंगे, ठीक है, सही रिप्रेजेंटेशन कि भैया सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। ये हो गई स्टेप नंबर 1। और यहाँ पे आपने एक चीज लिखना भूल गए जो की थी गिवन, क्योंकि ये इक्वेशन तो गिवन है आपको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम बनाना है आपको, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन फर्स्ट, है ना, मल्टीप्लाई लिखें तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, अच्छा एक चीज सुनिए जरा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप बोलोगे भैया इक्वेशन फर्स्ट को पहले आप लिख लो, है ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, है ना। चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। सारी चीज़ें हम अगर एक क्वेश्चन में बता देंगे तो फिर आपको लगेगा यार फिर मतलब खिचड़ी सी बन जाएगी, है ना। इसलिए अपन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे सीखते जाएंगे। आप बोलोगे कि भैया दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाना है एक्स का, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपने जो बताया था कि नीचे में जो x का कोएफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो ऊपर वाला x का कोएफिशिएंट है। सही है, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27x बन जाएगा, नीचे भी 27x बन जाएगा, और यहाँ y तो कुछ भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम बन गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है ना, ये सही तरीका है, गलत नहीं है। लेकिन ये कई क्वेश्चनों में लंबा पड़ जाता है, लेंदी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि हमें x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। सेम बनाना तो जरूरी थोड़ी 27 ही बनाना है, सेम तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ना कैसे, तो मैंने बोला देखो एक बात बताओ, है ना, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, और ये लिखा हुआ है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, मुझे सेम बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे दिख रहा है 3 और 9 को सेम बनाना है, तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, 3 3 जा 9 हो गया भैया। और दूसरी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 तो था ही। तो आपने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये कितना बन गया 9x, नीचे भी 9x, और y तो कुछ ना कुछ आएगा ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोएफिशिएंट सेम बन गया। वहां पे 27 बन रहा था। आप बोलोगे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। फिर कहना 27 में क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन लेंदी जा रहा था, वो तो 27 था, कई बार और लेंदी जाएगा, मल्टीप्लाई करने में और दिक्कत होगी, तो हम क्वेश्चन को क्यों खींचे। याद है एक पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था सारी इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड, सारी टर्म अगर 2 से डिवाइड हो रही है, एक क्वेश्चन ऐसा एक इक्वेशन ऐसी थी, ये छोटी इक्वेशन थी, तो मैंने बोला हर टर्म को 2 से डिवाइड हो रही है तो कर दो, नहीं करना तो चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 21 होता ना तो मैं बोलता आपसे करो भाई, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन लेंदी चला जाएगा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगी। आंसर तो सही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम डायरेक्ट भी बना पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट बना लेंगे। क्या ना, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमें दिख गया था कि 3 3 जा 9 है, और 9 तो होता ही है ना, छोटा नंबर था। अगर बड़ा नंबर आया तो फिर कैसे करेंगे, तो मैंने बोला एक तरीका है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, है ना, ये मैं आपको चीजें बताते जा रहा हूँ भाई जो है। तो मैंने बोला किसका कोएफिशिएंट सेम बनाना है, आप बोलोगे x का, तो मैंने बोला पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे 3, दूसरे में 9, तो एलसीएम ले लो, किसका, 3 और 9 का, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 लेते हैं, यहाँ 3,9 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, और फिर 3 से फिर डिवाइड करेंगे, ये 1 आ गया, कहानी खत्म हो गई। एलसीएम कितना आ गया, 3 × 3 9। इसका मतलब है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो मुझे 9 बनाना है। अच्छा, मतलब अगर एलसीएम 9 आया तो पूरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 9 बनाएंगे। हाँ, तो दूसरी इक्वेशन में तो 9 ही है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 बन जाए, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 से। फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, तो 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। कहना अच्छा ऐसे सोचना है, बिल्कुल, कहानी समझ में आई, है ना। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। आप समझ गए मैंने 9 से ऊपर और 3 से नीचे क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी चला जाता। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आपको करना है, आप कर सकते हो,
है ना। लेकिन ये चीज़ें जो चीज़ें सिखाते जा रहे हैं अलग से उन वो भी आनी चाहिए हमें। कहना भैया क्यों, आप सीख सकते हैं तो सीखो, कोई नहीं बता रहा है फिर तो बात अलग है ना। लेकिन अगर कोई बता रहा है तो आप एक बार सीखें जरूर। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, और इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले लिख लेता हूँ, ये आपने लिखा, पूरे पे बॉक्स बनाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा। और आप यकीन माने, आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको देख के पता चल जाता है, अरे भैया इसको कोएफिशिएंट सेम बनाना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसमें तो 9 है ही, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जरा जल्दी मल्टीप्लाई करवाएं। ये बन जाएगा 3x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12, 4 नहीं 12, 3 तो एंड तक मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दें। फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करवाइए भाई, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, है ना। आप चाहे तो यही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो मैं करके बताऊंगा आपको, यहीं सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसको 3 और 4 मत बोलो, डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो, मतलब एक स्टेप और कम कर दे रहे हैं। कैसे सबट्रैक्ट करें, 9x का साइन प्लस है, माइनस कर दो, 2y का साइन माइनस है तो प्लस कर दो, और इसको माइनस, ये लाइन खींची, आपको पता है। ओहो, मल्टीप्लाई नहीं करा क्या, करा ना, यहाँ 9 नहीं लिख पाया मैं, है ना। अच्छा, आपने टोका नहीं हमें, 9x माइनस 15y माइनस का 12, सही है। सबट्रैक्ट करा, वही मैंने बोला एलिमिनेट ही नहीं हुआ, ये एलिमिनेट हो गया। माइनस का 15y प्लस का 2y माइनस का 13y हो गया, है ना। और 12 में से 7 गए तो 5 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/13। 5/13 कैसे, 13 नीचे गया और फिर माइनस अकेला बचा था तो वो साइड ऐसे जैसे चला जाता है ना, नंबर के साथ जाता है तो प्लस में होता है, अगर अकेला जाता है तो वो ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, आंसर सही आया है क्या, है ना, 5/13। क्यों, क्योंकि अजीब सा आंसर आया, एक बार चेक करना है ना, ऐसे कभी आंसर आए तो। 9 माइनस का 15 12 और 9 माइनस का 2 7, सबट्रैक्ट करा, माइनस का 13, हाँ सही है ना। कई बार ऐसे आंसर आते, एक बार थोड़ा चेक कर लिया करें। ये जो आंसर आएगा हमें किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवाइए भाई। फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखें, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, x 3x एज इट इज, y की जगह रखना है मुझे माइनस का 5/13, ओके, इक्वल्स टू में 4। सॉल्व करवाइए, 3x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4। अब क्या करें, इसको उस साइड पहुंचा रहे हैं कांस्टेंट को, तो उस साइड किस में जाएगा, इस साइड प्लस में, तो उस साइड माइनस में गया। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। एलसीएम लीजिए, 13 4 जा 52 माइनस का 25, और फिर ये दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 1 13। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, है ना। 3x एज इट इज, 52 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा, 25 2 27, है ना। तो 27/13। अब देखो, अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर सामने सामने डायरेक्ट कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 1 जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13, ओके। तो x की वैल्यू 9/13 आ गई, y की वैल्यू माइनस 5/13 आ गई, है ना। यहाँ रख लेते हैं, लिख लेते हैं आंसर, x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू माइनस 5/13। चेक करें, क्योंकि आंसर तो आ गया, अब चेक भी तो करना पड़ेगा, फर्स्ट में रख के चेक करते हैं, है ना। चलो जरा चेक कराना मेरे साथ जल्दी जल्दी, है ना। x की जगह रखेंगे 9/13, तो ये बन गया 3 9/13, ओके। माइनस 5 एज इट इज, y की जगह रखेंगे 9/13, y की जगह रखेंगे माइनस 5/13, है ना, माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर दीजिए, 9 3 27/13, 5 5 25/13 इक्वल्स टू 4। नीचे का एलसीएम 13 आया, ऊपर के नंबर अगर नीचे का एलसीएम सेम है तो ऊपर नंबर एज इट इज लिख देंगे। 25 और 27 हो गया 52, 13 4 जा 52 और 4 इक्वल्स टू 4। मतलब इसने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया, बिल्कुल। तो ये इक्वेशन सेकंड को भी करेगी, चांस है, आप रख के देखना, हमेशा करेगी, है ना। आप रख लेना, अपन क्यों टाइम खर्च करें, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा क्या, इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखी आपने, ये सीखी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे वाले कोएफिशिएंट से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे करेंगे, हम अपनी जरूरत के हिसाब से खेलेंगे। हमें तो मुद्दा ये है कि भैया कोएफिशिएंट सेम बनाना है, तो कोएफिशिएंट सेम बनाना, तो हमें दिख रहा है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। अच्छा भैया, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कोई, सपोज करो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 10, दूसरा लिखा रहता 9x माइनस का 27y इक्वल्स टू 30, ये लिखा होता,
दो तरीके हैं कोफिशिएंट सेम करने के एक्स के। पहला, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर को किससे करना है? 3 से। नीचे को किससे करेंगे? 1 से। इससे क्या होगा? 3 से और 1 से करेंगे, ये 9x, ये 9x सेम बन गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट हो गया। दूसरा तरीका बताओ भैया, दूसरा एक और तरीका बताओ। तो ना बोला देखो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तरीका तो एक ही मेथड बताने में सब काम बन जाता है, लेकिन कोई चीजें नई नई सिखा रहा है तो सीख लो, है ना, बड़े काम आती हैं। ठीक है, हाँ बड़े काम आती हैं। मैथमेटिक्स में यही है कि एक क्वेश्चन को आप 3-4 मेथड से कर सकते हो, यही इसकी खूबसूरती है। और किसी मैथ चैप्टर मतलब ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो इसमें इतनी चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं, है ना, कि यार इसलिए तो मैथमेटिक्स करने से लोगों का दिमाग अच्छा होता है, क्योंकि वो सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में मैंने एक तरीका बताया कि भैया 3 तरीके सुनो, कि पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9x हो गया, कोफिशिएंट सेम हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हट जाएगा। कोई बोलेगा नहीं भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका ऊपर और उसका कोफिशिएंट से नीचे कर दूंगा, तो ये भी 27, ये भी 27 एक्स बन जाएगा। मैंने बोला 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका बताओ। कोई बोलेगा भैया मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहना ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को 3 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वेशन एज इट इज, लेकिन जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इस हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3x माइनस का 9y इक्वल टू 10, है ना। तो वो बोलेगा कि ये तो आपने क्या बोलते हैं एक और तरीका इजाद कर लिया, तो अलग अलग दिमाग अलग अलग तरीके, है ना। तो ये भी एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लोग नहीं पढ़ते, है ना। आप अपने हिसाब से खेलना, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे। जो जो मेथड थे मैंने सारे बता दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम खराब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये इक्वेशन लिखा है, तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि सबसे पहले इक्वेशन को तरीके से लिखें, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्या लिखा है? x/2 प्लस का 3/5। आप चाहो तो वहीं की वहीं सॉल्व भी कर सकते हो, और चाहो तो पहले नीचे लिख लो फिर सॉल्व कर लो। मैं वहीं की वहीं कर ले रहा हूँ। मुझे दिख रहा है ये 3x है, प्लस का 4y है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 6 उस साइड गया तो माइनस का 6। एलसीएम लेके आप कर लेंगे, और आना ही चाहिए डायरेक्ट, नहीं आ रहा 4-5 क्वेश्चन करें, अपने आप आ जाएगा। ये सब छोटी क्लास के क्वेश्चन है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लूँ, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3x हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का y हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 3 × 1 3, फिर उस साइड चलेगा तो 9 हो गया। क्या ना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर आपको लिखना तो पहले ये लिखो फिर अगली स्टेप में ये लिखो। लेकिन जब ये पूरी सिंप्लीफाई हो जाए ना, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो गिवन है। याद है पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट को उस साइड था, मैं उसको इस साइड लेके आया, तब मैंने उसे इक्वेशन फर्स्ट बोला। इक्वेशन फर्स्ट का मतलब है हम उसको बोलेंगे जिसको क्या बोलते हैं सॉल्व करना है, जो दी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इसमें एक अच्छी चीज बताओ क्वेश्चन में, आप बोलोगे भैया इसमें तो कोफिशिएंट सेम बने बनाए दिए, दोनों टर्म सेम है, तो मुझे कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी 2 स्टेप बच गई, क्या ना, हाँ वो मल्टीप्लाई करने वाली दोनों स्टेप बच गई। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को करेंगे। आप बोलोगे मैं गलती से अगर मल्टीप्लाई कर देता ऊपर 3 नीचे 3, तो मैंने बोला तब भी आंसर आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, कि जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो फिर ऐसा क्यों करना। लेकिन कर दोगे अगर गलती से, कहना आपका ध्यान नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तो सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, पहले इक्वेशन लिखा, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, करवाइए, ये पूरा एलिमिनेट हो गया। 4y प्लस का 5y कितना हो गया? 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5 से 15 कट गया, माइनस का 3, ये y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। आप बोलोगे मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, y की वैल्यू -3 पुट करना है ना, तो ये 4y की वैल्यू -3 इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। 3x -12 उस साइड गया तो प्लस का हो गया, -6 प्लस का 6 तो 6 हो गया, और ये मैंने डायरेक्ट कट कर दिया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है।
तो आपके दोनों आंसर आ गए। अब चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, मैं किसी एक इक्वेशन में आपको चेक करवा के भी बता देता हूँ, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करके देख लेते हैं। एक्स की जगह आप 2 रखिए तो ये बन गया 6, वाई की जगह आप -3 रख दीजिए, बन गया -12 इक्वल्स टू में -6, ये भी -6 वो भी -6। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए। दूसरी में रख के देखते हैं, है ना। एक बार एक्स की जगह 3 तो ये हो गया, एक्स की जगह 2 तो ये बन गया 6, माइनस वाई की जगह -3 रखा, एक माइनस पहले से था तो प्लस का 3 हो गया, ये 9 इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है ये जो दो आंसर वैल्यू निकाले हैं ये इसी इक्वेशन के हैं, है ना। तो कोई शक वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। स्टेप आप बिल्कुल तरीके से करेंगे। तो हमने हर क्वेश्चन में एक अलग चीज़ सीखी। इस क्वेश्चन में अच्छा चीज़ ये थी कि कोएफिशिएंट सेम थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम आ गई। इन सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करके देखेंगे, आंसर दोनों से मैच आने चाहिए, एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि मेथड अलग अलग है लेकिन चीज़ तो एक ही है, तो आंसर तो एक ही पॉसिबल है उसका, ठीक है। पहली बात आपको मैंने ये भी बताया था कि 2 मेथडों में से एक मेथड अच्छा कर लेना, जो भविष्य में आपको क्या नाम, मैं इसी से करूँगा हर क्वेश्चन, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कोई एक अच्छा कर लो, आने दोनों ही चाहिए, है ना। लेकिन एक कोई पे ज़्यादा कमांड कर लेना, है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ें वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है, इसमें यही हमारा अच्छा मज़ा आता है इसे करने में, कि हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी निकालें। एग्जिस्ट कब करेगा, तो क्या ना भैया, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तब एग्जिस्ट करता है ना। नहीं तो 3 केस पॉसिबल है, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन आता है, मतलब एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहता है, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंस रहती हैं, तब हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एक्स की भी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, वाई की भी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो हम नहीं निकालते, क्योंकि कितनी वैल्यू निकालोगे, सबका आंसर अलग अलग आएगा। और तीसरा नो सॉल्यूशन, जब दोनों लाइन पैरेलल रहती हैं। तो एग्जिस्ट का मतलब तब ये रहता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तभी होता है। ये हम पहले ही सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, है ना, आप रिवाइज करके आए होंगे। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और क्या ना, कैसे चेक करते हैं, क्या नाम, कोएफिशिएंट की मदद से चेक कर लेते हैं। क्या रहती है इसकी कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1/b2 के, जो कि हमें देख के ही पता चल जाता है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नो सॉल्यूशन आ रहा है आप उसको सॉल्व करने बैठ रहे हैं, तो कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई बोले आपसे इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से, दिमाग में तुरंत चेक कर लो पहले ही किसका एक आंसर आने वाला है, बहुत सारे आने वाले, इनफाइनाइट मैनी कि नो सॉल्यूशन आने वाले। अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो सॉल्व करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आ रहा है तो मना कर दो, कहना नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ बी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduced to 1। अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें से मैं न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो 1 हो जाएगा। क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, है ना, कि जब हम फ्रैक्शन में कुछ ऐड करते हैं तो नंबर बदल जाता है ना, तो वो 1 हो जाएगा। इट बिकम x/2 इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये x/2 बन जाएगा, x/2 नहीं होगा यार, ये 1/2 होगा। तो ये 1/2 है, ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, है ना, मुझे लग ही रहा था ये कुछ गड़बड़ है ना। तो ये x/2 नहीं है, ये 1/2 है, इट बिकम 1/2, है ना, ये 1 है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल में जब अपन कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा ना, उसमें वेरिएबल क्या करेगा, है ना, तो इसलिए 1/2 है। तो ये क्वेश्चन करेक्शन कर लेना आप, है ना, आपके में तो कॉपी में है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और फ्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको एक फ्रैक्शन मानना पड़ेगा जिसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको पहले मानना तो पड़ेगा, उसमें तभी तो ऐड करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक फ्रैक्शन मान रहा हूँ, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन मुझे फाइंड करना है। और ये कहाँ से पता चलता है, क्या किसको एक्स वाई मानना है, तो मैंने बोला था जहाँ क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई, इसके बाद जो टर्म लिखी है उसको एक्स और वाई मानना। तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में तो एक्स वाई दोनों आएंगे। लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। x/y हमारा जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जो हम करेंगे।
ब्रैकेट में लिख देना x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, इससे मैथ्स अच्छी हो रही है आपकी। ठीक है, पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को करने का यही तरीका है ना। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है उनके बारे में बताओ। मुझे एक्स और वाई फ्रैक्शन फाइंड करना, तो मैंने फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मान लिया पहला। दूसरी चीज़ ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन रही है। तो इक्वेशन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये आपका फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला। अगर आप इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना डिनोमिनेटर में से, है ना, डिनोमिनेटर को नहीं, तो y माइनस 1 आएगा हमेशा। तो जो फ्रैक्शन है ये जब करोगे आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन बदल जाएगा। बदल के क्या बन जाएगा वो 1। अब x अपॉन वाई नहीं रहेगा, अब वो कितना बन गया 1, रिड्यूस टू 1। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फिर क्या ना भैया इसको सॉल्व कर लेंगे ना। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये पूरा x अब प्लस 1 एज इट इज, ये पूरा y प्लस माइनस 1 उस साइड मल्टीप्लाई में हो गया। y को इस साइड ले आइए तो x माइनस वाई, कॉन्स्टेंट को इस साइड पहुंचा दीजिए, -2 हो गया, -1 और एक माइनस वन, ये क्योंकि हमें तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। सेकंड इक्वेशन के लिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो उन्होंने लिखा है इट बिकम, इट मतलब वही जो फ्रैक्शन जिसके बारे में बात चल रही है, इट बिकम 1/2 इफ बी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूं तो ये 1/2 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करिए। तो आपने बोला कि भैया ये फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, यही था फ्रैक्शन। अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा 1/2, है ना। फ्रैक्शन बिकम 1/2। फिर क्या ना, इसे फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, बन गया 2x, ये बन गया y प्लस 1। इस साइड ले आए तो ये 2x माइनस का y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व कर लेंगे आप, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड से करना है। वर्ड प्रॉब्लम में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, लिखा है मेंशन, सॉरी मेंशन किया हुआ है किससे, एलिमिनेशन से करना है। अगर नहीं किया होता ना एलिमिनेशन से करना तो हम किसी से भी कर देते, लेकिन अगर लिख के बोला कि एलिमिनेशन से करो, फिर एलिमिनेशन से ही करना है। चलो करते हैं एलिमिनेशन से। तो सबसे जरूरी क्या है वर्ड प्रॉब्लम में कि इक्वेशन बनाना। कैसे बनाएंगे, हर टाइप के अलग क्वेश्चन है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमने अलग करें, बहुत आसान रहते हैं, सबसे आसान फ्रैक्शन के क्वेश्चन। फ्रैक्शन मानो जो बोलते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व कर लो। करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करें और हम इतने में ही कर देंगे, देखना इस बार अपन, है ना, अपन इस बार क्योंकि अपन सीख चुके हैं। करवाइए भाई। पहली इक्वेशन क्या है, क्या ना भैया x माइनस का y इक्वल टू 2 है। और दूसरी इक्वेशन क्या ना 2x माइनस का y इक्वल टू 1 है। क्या ना भैया सेम बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे x का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, एक तरीका हो गया। किसी दूसरे बंदे ने बोला भैया एक काम करो, x का कोएफिशिएंट क्यों सेम बनाने में टाइम खर्च कर रहे हो, y का कोएफिशिएंट तो सेम ही दिया है, तो इस बार क्यों ना हम x एलिमिनेट ना करके y एलिमिनेट कर दें। मैंने बोला बहुत सही है, एक स्टेप और बचा लिया आपने मेरी। तो क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से किसको, फर्स्ट में से सेकंड को, है ना। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन का साइन बदल दो, ये प्लस, ये माइनस का 2x हो गया, और इसका माइनस का है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, x माइनस का 2x, ये माइनस का 2x हो गया, तो कितना बचा माइनस का x, ये पूरी टर्म एलिमिनेट हो गई, माइनस y प्लस y 0। ठीक है, 2 माइनस 1 1, ये माइनस उस साइड गया तो x की वैल्यू -1। तो आपने देखा कि सामने वाले ने क्या करा कि x को एलिमिनेट ना करके y एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि y का कोएफिशिएंट सेम है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा। तो आपके ऊपर है आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी टाइम बच जाएगा। आप x से करते एक स्टेप पर बढ़ जाती। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं, है ना, x की वैल्यू कहाँ पुट कर दे रहा हूँ, x की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ किसमें, किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर दो, है ना, फर्स्ट में कर दी तो ये बन गया x फ्रॉम पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अब जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये x माइनस का y इक्वल टू 2, x की जगह -1 रखा, y की जगह -2 रखा, है ना, -2 रखा, तो y की जगह -2 नहीं, x की जगह -1 रखा, y की जगह y, और ये 2। जिसकी वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको उस साइड लिया, 1 को 2 को इस साइड लेके आ गए तो -1 माइनस का 2, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये मेरी y की वैल्यू आ गई।
तो आपने देखा जो मेरा फ्रैक्शन बन गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो मेरा जो फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो मेरा फ्रैक्शन था वो x अपॉन वाई था, तो x अपॉन वाई का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई -1 और y की वैल्यू कितनी हो गई -3, जो कि कट के आंसर कितना आ गया 1/3। ये मेरा 1/3 आंसर आ गया। ये वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसमें अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरा 1 आएगा। करके भी देख लो, 1 ऐड करो ऊपर तो 2 हो गया, नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 हो गया, 2 से 2 कट के आंसर 1 आ गया, पहला। दूसरा क्या है कि अगर मैं न्यूमरेटर को एज इट इज रखूंगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूंगा, है ना, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा तो आंसर 1/2 होगा। अरे यार फिर तो गड़बड़ आ रही है, चेक करें आंसर आया है कि नहीं, है ना, क्या हो रहा है आज, चेक करें अपन आंसर आ रहा है कि नहीं। करो, x की जगह -1 रखो जरा, तो यहाँ पे -1 रखा और y की जगह -3 रखो, तो यहाँ x की जगह -1 रखा, y की जगह -1, y की जगह 3, तो आंसर तो 2 आ गया। चलो पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी में -1 रखो तो ये होगा -2 और +3, -2 +3 1 ही तो आ रहा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो 1/4 आना चाहिए, 1/2 क्यों आ रहा है। ओके -3 सही है भाई, सही है। मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था, सॉरी। क्या सोच रहा था, मैं यहाँ 3 रख रहा था। दूसरी इक्वेशन में देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, x की जगह आपको -1 रखो, y की जगह आप कितना रख दो -3, तो -3 + 1 तो ये हो गया -2 = 1/2, और ये 1/2 1/2 आ रहा। तो आपको पता चला, आप बोलोगे अच्छा इसमें भी रख सकते हैं, और ये जो आपने ये वाला रिलेशन बनाया और इसमें ये बनाया, ये भी इसमें भी रख सकते हैं। हाँ, ये इक्वेशन इसी से तो आई, किसी में भी रख सकते हो। तो आप क्या सोच रहे थे, मैं दिमाग में जब -3 की जगह 3 रख रहा था तो पता मेरा आंसर क्या आ रहा था 1, और ये 3 + 1 4, तो हो रहा था 1/4। मैंने कहा सामने 1/2 लिखा है, इधर मैं 1/4 सोच रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रही। फिर वही कि अब समझ में आ गया, अरे वो -3 है, 3 थोड़ी है। चलो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन शायद पिछली एक्सरसाइज में भी था फ्रैक्शन वाला। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एज वाले क्वेश्चन पे। एज वाले क्वेश्चनों को करने का साफ अच्छा तरीका बताता हूं, है ना। पहला तरीका यह है कि जिस एज की बात चल रही है उनके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दो, है ना। किस किस एज के बारे में बात चल रही, तो क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, नूरी वाज 3 टाइम्स एल्ड से सोनू। सोनू से 3 गुना एज थी उसकी, 3 टाइम्स एज थी नूरी की। 10 ईयर लेटर, फिर 10 साल बाद उनने एक स्टेटमेंट बनाया, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी एज की थी उससे ट्वाइस, मतलब डबल नूरी एज की है ना। हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू। तो नूरी एंड सूरी नहीं, सोनू की एज बताइए। कौन सी एज पूछते हैं, हमेशा प्रेजेंट एज, हमेशा। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब प्रेजेंट एज पूछी, जो आज की है, जैसे आज की मेरी एज जो है वो। अगर वो लिखेंगे कि आप एज बताइए आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद की एज पूछ रहा है, या पहले की तो 5 साल पहले की एज पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो जिन लोगों के बारे में बात चल रही है, किस किस के, नूरी और सोनू, उनकी प्रेजेंट एज मानो। लेट प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज मानेंगे, हमेशा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी मान लेता हूं, x ईयर, सोनू की x ईयर मान लेता हूं। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे नूरी है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी NURI कितनी मान लेता हूं, y ईयर मान लेता हूं, ठीक है। नूरी की एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर, y, हमेशा प्रेजेंट मानना है। एज वाले क्वेश्चनों में लिख लो, है ना, ये गलती मत करना, कुछ भी एज दी हो, प्रेजेंट की कहीं बात ही नहीं करी, फिर भी प्रेजेंट एज को मानना है, उसी के बिहाफ पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा, क्या बोल रहा हूं कि कौन कौन सी एज के बारे में बात चल रही, तो आप बोलोगे भैया 2 एज के बारे में बात चल रही है, एक 5 ईयर एगो और एक 10 ईयर लेटर। तो मैंने बोला इन दोनों बंदों की 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले और 10 साल बाद की एज भी निकाल लो। तो देखो यहां पे लिखो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले। सोनू एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले बताओ कितनी एज है, अभी x थी तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगी x - का 5 ईयर।
जैसे सपोज करो आपकी एज आज 15 है, 15 है, मैं बोलूँ 5 साल पहले कितनी होगी, तो आप 10 बोलोगे। 10 कैसे आया, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 5 ईयर एगो, एगो मतलब सब्ट्रैक्ट करना, पीछे जाना, और जितना पीछे जाना है वो आपको बताया 5 ईयर एगो है ना। और फिर कहना भैया ऐसे ही नूरी की एज भी कितनी हो जाएगी, तो कहना नूरी की एज हो जाएगी, उसकी वाई थी तो वाई माइनस का 5 ईयर, तो नूरी की भी और सोनू की 5 साल पहले, कहना चलो 5 साल पहले हो गई। और 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर का मतलब 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद की एज भी पहले ही बता दो, लेटर मतलब बाद की, तो इसमें प्लस होगा, क्योंकि हम जब एज में आगे जाते हैं तो हमारे प्लस एज आगे बढ़ती है। 15 एक साल बाद मतलब एक ऐड होगा, जबकि 1 ईयर एगो बोलता तो एक सब्ट्रैक्ट होता। ठीक है, तो सोनू एज, सोनू एज, सोनू एज कितनी हो जाएगी, कहना भैया एक्स तो थी उसकी प्रेजेंट में, 10 साल बाद मतलब 10 ईयर। अब कई लोगों को डाउट आता है, वो कहते हैं कि भैया यहां से 10 साल कि प्रेजेंट से 10 साल, तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन में आएगा ना कि ये 5 ईयर एगो, 10 ईयर लेटर, कुछ भी, ये हमेशा प्रेजेंट से काउंट होते हैं, लिखते नहीं है, प्रेजेंट से ही काउंट होते हैं। ये बोला जाता है कि ये अंडरस्टूड है भाई, ऐसा नहीं है कि 5 ईयर एगो और आप 10 साल लेटर के बारे में बात चल रहे हैं, तो आप सोचो कि ना 5 साल ये कम कर दिए तो 5 साल और फिर 10 साल, तो पहुंचने में उसको लग गया 5 साल, ये कवर कर दिए मैंने 10 में, और एक 5 और जोड़ दिए, तो x+5 y +5 आंसर आएगा, गलत, x+10 आएगा। किस में जोड़ा जाएगा, प्रेजेंट में, घटाया किससे जाएगा, प्रेजेंट से, याद रखेंगे। फिर नूरी एज, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, कहना नूरी की एज हो जाएगी y+10 ईयर, क्यों, क्योंकि आज उसकी जो भी एज है, सपोज करो 15 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, +10 25। ठीक है, कहना भैया तीनों एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, सबसे आसान तरीका ये है। फिर बोलोगे कि यार भैया इसमें गलती होने के चांस 0 है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेरी सलाह ये है कम से कम नहीं करके भी 5 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, फिर आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो, है ना। इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती, कभी गलत नहीं होता, है ना, गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। चलो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले के बारे में बात चल रही, तो 5 साल वाले के बारे में बात चल रही, तो ये प्रेजेंट एज को भी नहीं, इससे भी सॉल्व नहीं करूंगा, 10 साल वाली बात से भी सॉल्व नहीं करूंगा, किससे सॉल्व करना है मुझे, इससे, तो मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू की एज है उससे थ्राइस मतलब 3 गुना मल्टीप्लाई होगा। मैंने बोला था आपको चेक कर लो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऐड हो रहा है, तो थ्राइस ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का, है ना। नूरी 3 टाइम्स है किससे, सोनू की एज की, तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 5 ईयर एगो है, तो 5 ईयर एगो में ये दोनों है ना, तो नूरी और सोनू की एज लिख दो। नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज है y-5 और सोनू की एज कितनी है, x-5, ये नूरी है ये सोनू है ना। ये वाली एज क्यों ली, क्योंकि 5 साल पहले की बात चल रही थी, तो ये दोनों को कट करा, इसको लिया। फिर आप बोलोगे आपने तो इक्वल का साइन लगा दिया, दोनों को बराबर कर दिया है, जबकि नूरी 3 टाइम्स है किससे, सोनू से, तो मैंने बोला हाँ, अब आपको ये तो पता चल गया 3 टाइम्स है मतलब 3 का मल्टीप्लाई होने वाला है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम दोनों को इक्वल कर देते हैं कि भैया मैंने मान लिया कि दोनों इक्वल है। फिर एक बंदा आया, कहना नहीं भाई आपके मानने से कुछ नहीं होता, गलत है ये, है ना, वो 3 टाइम्स है, कौन, नूरी, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किस में मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने तो इक्वल करना है मुझे, है ना, तो मैंने तो इक्वल माना, तो अब कैसे करें, कौन बड़ा है, कहना नूरी है, क्योंकि 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई है, तो जो बड़ा है, जो बड़ा है ना, जैसे नूरी बड़ी है 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, जैसे आपकी एज 10 है और मेरी एज सपोज करो आपसे 3 टाइम्स है तो 30 है, तो मैं बड़ा हूं, तो जो बड़ा है उस पर हाथ रख लो। आपको मालूम है 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिस पे हाथ रखा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो बच गया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है, हाँ इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बता रहा हूं, जो बड़ा है कैसे पता, नूरी बड़ी है क्योंकि वो 3 टाइम्स है उससे, तो उस पर हाथ रखो उसकी एज पे, ये नूरी की एज है, मल्टीप्लाई होगा 3 का, क्योंकि थ्राइस लिखा था, ट्वाइस होता तो 2 का मल्टीप्लाई होता, है ना, 2 ईयर मोर लिखा रहता तो ऐड 2 होता, है ना, तो थ्राइस ट्वाइस में मल्टीप्लाई होता, 3 का मल्टीप्लाई होगा और पूरी एज से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाया। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 टाइम्स था, अगर मैं इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता ना 3 का, तो ये 9 टाइम्स हो जाता और बड़ा हो जाता, फिर इक्वल का साइन कैसे काम करता, है ना। अब इक्वल का साइन क्यों है, क्योंकि ये देखो 3 टाइम्स है और उसमें वो 3 टाइम्स कम था, अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दोनों इक्वल हो गए। सपोज करो मेरे पास 18 रुपीस है,
आपके पास 6 रुपीस हैं, तो आपके पास जो पैसे हैं उससे मेरे पास जो पैसे हैं कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स, क्योंकि आपसे 3 गुना पैसे हैं मेरे पास। मैंने बोला ये इक्वल का साइन सही है कि गलत? आप बोलोगे गलत है, क्योंकि दोनों इक्वल है ही नहीं। तो मैंने बोला इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो मैं बोलूंगा आपके पास जो पैसा है भैया वो मुझसे 3 टाइम्स है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में करूंगा, इसमें कि इसमें? इसमें, क्योंकि अब जैसे मल्टीप्लाई करूंगा अब ये इक्वल का साइन वैलिड है। 18 18, इसलिए सामने वाले में मल्टीप्लाई करा जाता है। जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें ना करके जो छोटा है उसमें कर देते हैं, ताकि इक्वल का साइन वैलिड हो। नहीं तो वो इक्वल का साइन क्यों? इक्वल का मतलब है दोनों चीजें इक्वल। क्या ना, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता तो 3 का है ना, 3 टाइम्स है, अरे मिट जा भाई, है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर देता तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देते 3 का तो ये 54 हो जाता। वो पहले ही 3 टाइम्स था, आपने 3 का मल्टीप्लाई करके उसे 9 टाइम्स कर दिया। देखो 6 9 जे 54 और बड़ा हो गया। तो अब इक्वल का साइन तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। इक्वल का साइन का मतलब है दोनों चीजें इक्वल, और वो तब होंगी जब जो बड़ा है उसमें ना मल्टीप्लाई करके सामने वाले में दे दो। भाई मुझ में जो चीज कम है वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब आप अपन दोनों हैं, सपोज करो आपके और मेरे में 2 रुपए का फर्क है। आपके पास 7 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है। 2 रुपए का फर्क है तो ऐड करना पड़ेगा 2। तो किस में करोगे? मेरे में करो, क्योंकि मेरे पास 5 है, तो 2 और ऐड करोगे तो 7 हो जाएंगे। तो हम फिर इक्वल का साइन आ जाएगा। 5 = 7 अभी नहीं है, लेकिन मैं जैसे 2 ऐड करूंगा तो देखो इक्वल आ गया, क्योंकि 7 = 7 सही है, मतलब इक्वल साइन वैलिड हो गया। तो आपको पता चला कैसे करना है हमें, है ना। जो कम है उसमें हमें करना रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को यही होती है इसी पॉइंट पे, इसलिए इतना डिटेल में समझा है। आगे बढ़ते हैं। y - 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 15, ठीक है। सब y को, सारे वेरिएबल को इस साइड ले गए, है ना, तो y को इस साइड ले गए तो कितना, और 15 को इस साइड ले आया तो -5 + 15 हो गया, ये 3x - y हो गया। क्वेश्चन क्या बन गया? 3x - y और ये -5 + 10, मतलब ये हो जाएगा 10 हो गया, है ना। 15 - 5 10, उसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, क्योंकि वेरिएबल इस साइड लिखे रहते हैं तो अच्छा लगता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, कहना ठीक है। कहना भैया इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी? तो मैंने बोला यहाँ तक पहुंच चुके हो, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। 10 ईयर लेटर, अब कौन सी एज की बात चल रही? प्रेजेंट की, इसकी की इसकी? तो आप बोलोगे 10 ईयर की, तो अब इस पे फोकस करेंगे, है ना। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो सोनू की एज है उसका 2 टाइम्स है किसकी? नूरी की एज। फिर नूरी बड़ा है तो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, दोनों की एज 10 टाइम्स वाली, मतलब 10 ईयर लेटर वाली दोनों की एज लिखी, गलत लिख दी, पहले नूरी की लिख दो, किसी को भी लिख दो, लेकिन याद रखना नूरी कौन है। नूरी वाई से डिनोट करा था मैंने नूरी की एज को, है ना। हाँ, नूरी की वाई को, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों को बराबर करा, आपने बोला बराबर है ही नहीं, नूरी 2 टाइम्स है तो कौन बड़ा है? कहना नूरी, तो नूरी पे हाथ रखा, नूरी ये है वाई वाला, है ना, हाथ रखा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसमें करेंगे? सामने वाले में। ये 2 का मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। y + 10, ये बन गया 2x + 20, y को इस साइड पहुंचाया, है ना, 10 को इस साइड ले आया, अब 20 को इस साइड ले आया तो बन गया 10 - 20, और ये बन गया 2x - y, है ना। तो ये बन गया -10 = 2x - y। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लें, है ना। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ कर लूँ भाई? यहीं पे मिटा के कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे ये पूरा मिटा देता हूँ। तो आपने देखा दूसरी इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कैसे करा, दोनों की इक्वल कर लिया, जो बड़ा था उस पर हाथ रख के, जिस पे हाथ नहीं रखा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पहली इक्वेशन हो गई आपकी 3x - y = 10, और सेकंड नंबर की इक्वेशन है 2x - y, 2x - y और -10, ठीक है। क्या करें भैया? तो मैंने बोला डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखो y का कोएफिशिएंट सेम है, अगर y का कोएफिशिएंट सेम है तो y को हटा देंगे, x को में टाइम खर्च क्यों करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट का हो जाता है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं y को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ। 3x में से 2x गया, x बचा, ये पूरा एलिमिनेट हो गया, 10 + 10 20 हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर दो? किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x - y = 10, x की जगह 20 रखेंगे तो 20 × 3 60, माइनस का y = 10। जितना हो सके कैलकुलेशन जल्दी करना, है ना। 3 × 20 लिखना, एक स्टेप खराब करना है, पेन भी, जगह भी, टाइम भी।
3 इंटू 20 डायरेक्ट 60 होता है, तो 60 लिखो। y को इस साइड पहुँचाया, 10 को इस साइड लाया, माइनस में आया तो y की वैल्यू आ गई 50, है ना भैया। तो y आ गया और x कितना आ गया 20 और 50। क्या पूछा था, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू किस एज के हैं, तो कौन सी एज पूछी, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब प्रेजेंट एज पूछी। देयरफॉर नूरी एज कितनी हो गई, ये हो गई नूरी की एज, नूरी एज, और ये किसकी एज हो गई, ये हो गई सोनू की एज, ये हो गई सोनू एज, सोनू एज। तो नूरी और सोनू की दोनों की एज आ गई आपकी, सही है। चलो ये आपका आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हो, हालांकि इक्वेशन से चेक करोगे लेकिन आप थोड़ा और प्रैक्टिकल सोचो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जरा ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि नूरी वाज थ्राइस एट ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले। तो अगर इन दोनों की एज, ये नूरी 50 की है और ये 20 का है, तो 5 साल, ये तो प्रेजेंट है, 5 साल पहले कितनी होगी दोनों की एज, 45 और ये 15, है ना। 5 कम कर दिए। क्या नूरी 3 टाइम्स है सोनू से, क्या ना, हाँ देखो 15 इंटू 3 25 है। नूरी की एज ये है, नूरी जो है वो सोनू से 3 टाइम्स है, कहना। अच्छा ऐसे सोच, मतलब ये चेक नहीं करना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। फिर 10 साल बाद, 10 साल बाद अगर ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है, तो नूरी कितने की है 50 की और सोनू है 20 की। तो लेकिन 10 साल बाद तो इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो ये 60 हो गया और ये हो जाएगा 30। अब देखो नूरी की जो एज है वो सोनू से कितनी है, कहना डबल है, क्योंकि सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब नूरी की एज आ रही। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया। एज वाले क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, है ना, इनमें सबसे मजा जाता है करने में। तो आप ऐसे सोचा करें इनको, है ना, ऐसा नहीं कि यार आया क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा अच्छे से सोचेंगे अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 10 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है एग्जाम में, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है, डिजिट के ऊपर है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। आधे तो पहले क्वेश्चन पढ़ के, अगर जिसने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएगा। ये इनका कुछ सेट है, ये गिने चुने कम से कम 10-20 क्वेश्चन है और एक ही पैटर्न पे बनते हैं। जैसे एज वाले अलग क्वेश्चन होगा, फ्रैक्शन वाले अलग क्वेश्चन होगा। वर्ड प्रॉब्लम में भी ना टाइप होते हैं। आपने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करा, रेफरेंस बुक लो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी आपके टीचर रेफर कर रहे हैं, है ना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन खोजो अलग अलग, उनमें से 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, सभी कर डालो। आपका फ्रैक्शन वाला टॉपिक पक्का हो गया कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम आई तो मैं कर लूँगा, मैंने सारे टाइप के कर लिए। फिर एज वाले क्वेश्चन पकड़ो, एज वाले थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, 10-12, 12-15 एज वाले सारे कर डालो, ठीक है। आपका एज वाला टॉपिक कवर हो गया। फिर ये डिजिट्स वाला, ये पकड़ो, इसके भी ऐसे 6-7 मिलेंगे, कर डाले। तो आपने देखा, आपने वर्ड प्रॉब्लम का ना आपने टाइप कर दिए। टाइप करने का मतलब है आपने ये 3 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपने एक तरीके से 30 क्वेश्चन कर डाले, क्योंकि सब में सेम पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि ये बुक में एक क्वेश्चन है तो एक ही कर लिए। ढूंढो भाई क्वेश्चन, मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, जितने कर सकते हो, है ना। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ये तो हम आपको बताने के लिए इतने प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन प्रॉपर करा मैंने, देखो दूसरा क्वेश्चन भी प्रॉपर करा, कैसे कैसे एग्जाम में बताना है। थर्ड क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है, अब मैं समझ गया हूँ तो मैं एग्जाम में तो बना ही दूंगा। अब बात आती है टाइम बचाने की, कि कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने, अब बात इसकी है। तो अब ये नहीं है कि स्टेप हर स्टेप को लिख रहे हैं, ऐसे तो भाई आप हर क्वेश्चन में हर स्टेप लिखेंगे घर पे तो आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके साथ वाला 10 क्वेश्चन कर रहा है, कौन इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा अच्छा लिख कर पाएगा आपसे, क्योंकि उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करें। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको बेसिक से नहीं करना, मतलब सारी स्टेप नहीं करना, 2 क्वेश्चन करो, सिर्फ 2, कहना एग्जाम में पता चल गया कि कैसे करना है। फिर तो हम कर लेते हैं ना। हमें अगर हमारा 3 लाइन में क्वेश्चन कोई खत्म हो रहा है और मैं बोलूँ यार भाई आप इसको 1 पेज में कर सकते हो, कहना बिल्कुल कर सकते हैं भैया, आप खींचने का बोलो तो हम खींच देंगे। तो वो अपना इंटेलिजेंट है कि हम कैसे करेंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन तरीके से करें, फिर आप डायरेक्ट करें। चलो बढ़ते हैं।
तो पहले डिजिट और नंबर के बारे में बताता हूँ, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी नंबर बोलो, आप बोलोगे नंबर है 1 2 3। मैंने बोला ये कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलोगे ये वंस पोजीशन पे है, इसे बोलते हैं वंस, है ना। ये कौन सा नंबर होता है, ये पोजीशन होती है टेंस। और ये कौन से नंबर की पोजीशन होती है 100। 100 वंस टेंस 100। नहीं पढ़ते हम वंस टेंस 100, हिंदी में पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना। वंस टेंस 100 1000 10,000, है ना। फिर 10,000, फिर लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। यही होता था हमारा नंबर सिस्टम में, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। ये इंडियन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलता है, वंस टेंस 100 1000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसमें मिलियन आ जाता है, इसमें लाख और करोड़ चलते हैं, है ना, लाख और करोड़। ठीक है, अब बात आती है कि लोगों ने इसके थोड़े बेसिक को कभी ध्यान नहीं दिया। बेसिक क्या बोलता है इसका, कि ये इसे वंस क्यों बोला जाता है, इसे टेंस और इसे 100 क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो वंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 1 का मल्टीप्लाई होता है। वंस मतलब 1 का मल्टीप्लाई, टेंस मतलब 10 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। और इसमें किसका मल्टीप्लाई होता है, ये 100 पोजीशन पे है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो क्या ना, मतलब क्या है, मतलब ये है 3 में 1 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये 3 में मल्टीप्लाई करा 1 का, प्लस 2 में 10 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि टेंस पोजीशन पे है तो 2 × 10, और 1 में 100 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि 100 पोजीशन पे है तो 1 × 100। क्वेश्चन क्या बन गया, 100 + 20 + 3। क्या करा आपने, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्चुअल में नंबर ये था 10 + 100 + 20 + 3। किसी ने बोला 100 + 20 + 3, तो आपने बोल दिया 123। कैसे आया, इस तरीके से आया। आपने इसमें से ये स्टेप कम करी, फिर और कम करके आप यहाँ पहुँच गए। तो क्या ना, अच्छा भैया जो हम बोलते हैं कि वंस पोजीशन पे, टेंस पोजीशन पे और 100 पोजीशन पे, इसका मतलब है इनमें 1 का 10 का 100 का मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तभी तो वो नंबर एक्सपेंड होता है। एक्चुअल में नंबर ये था, आपने ये बनाया है, तो ये ऐसे बनना जाता है। तो जो 1000 पोजीशन पे रहता है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई होता है। क्या ना, ठीक है, ये बात हम समझ गए, है ना। तो कल को अगर किसी ने लिख दिया, हमें अब 3 डिजिट नंबर पे बात नहीं करनी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे बात करनी। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर कभी ये लिखा हुआ है 23, है ना, तो 23 का मतलब क्या है, 20 + 3। क्यों, क्योंकि 2 में टेंस पोजीशन पे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, और ये वंस पोजीशन में तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 20 + 3। ठीक है, ये हो गया लिखने का तरीका। क्या ना, अच्छा 23 को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पे बात आती है डिजिट। ये डिजिट का मतलब क्या है, तो बोलूंगा डिजिट है ये 1 2 3। कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे 3 डिजिट है। 3 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3, नंबर ऑफ डिजिट 3, 1 2 3। वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, मतलब वंस पोजीशन पे होने वाला डिजिट, है ना, टेंस पोजीशन पे जो डिजिट बैठा है उसका नाम 2 है, और 100 पोजीशन पे जो बैठा है डिजिट उसका नाम 3 है। और नंबर क्या है, नंबर है 1 2 3। तो नंबर और डिजिट में कंफ्यूजन नहीं है ना। नंबर है 1 2 3, डिजिट कितने हैं, 3। ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, और ये 100th नंबर का 100 नंबर का डिजिट। ठीक है, चलो अब एक चीज बताइए, तो इसका मतलब है भैया अगर 23 है तो इसको मैं लिखूंगा 20 + 3। मैंने बोला बिल्कुल, है ना। कैसे लिखा 20 + 3, 20 + 3, इसको मैंने ऐसे लिखा 2 × 10 + 3। क्या ना भैया, अगर ये लिखा हुआ है 47 तो इसको लिखेंगे 4 में 10 का मल्टीप्लाई प्लस का 7, मतलब 40 + 7, बिल्कुल। तो क्या ना, अगर ये XY में लिखा होता, तो क्या ना XY लिखा होता कोई नंबर, तो इसका मतलब है, सपोज करो ये XY के फॉर्म में लिखा है, तो ये वंस पोजीशन पे, इसका मतलब है y × 1, और ये टेंस पोजीशन पे, इसका मतलब है 10 × x, मतलब क्वेश्चन है 10x + का y। क्या ना, अच्छा मतलब अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल। देखो सबको ऐसे ही लिखा है आपने, क्योंकि वंस पोजीशन पे तो 1 का मल्टीप्लाई, टेंस पोजीशन पे 10 का मल्टीप्लाई, है ना, वापस वहीं पहुंच सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब यही कहानी हम यहां यूज करेंगे। आओ क्वेश्चन में देखो, एक डिजिट की बात चल रही है, डिजिट वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो अलग ही समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहली स्टेप में आपको नंबर मानना पड़ता है। लेट वंस डिजिट ऑफ नंबर, जो भी नंबर है उसका जो वंस डिजिट है वो मैंने मान लिया x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x या y, है ना। और जो टेंस डिजिट है, टेंस मतलब 10th पोजीशन पे जो होने वाला डिजिट है, टेंस डिजिट ऑफ नंबर बी y। वंस पे मान लिया x, टेंस पे मान लिया y। देयरफॉर नंबर बिकम, तो नंबर क्या बन गया, अगर आपने किसी को नंबर बिकम, अगर आपने
वंस पोजीशन पे आपने x रख दिया और टेंस पोजीशन पे y रख दिया, तो नंबर हो जाएगा yx। कहना ठीक है, yx है ना। इसको ही क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 10y + x। कहना ठीक है, दोनों तरीके सेम है। y में 10 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि टेंस पोजीशन पे है, और इसमें x का मल्टीप्लाई, x में 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये 10x हो गया। तो x by x से पहले मैंने 10y + x लिख दिया, सीधा भी लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, ये हो गया नंबर। ये सबसे पहले ये नंबर्स वाले क्वेश्चनों के बारे में यही बताना है। क्या ना 100 पोजीशन पे क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है। लिखा है ना 2 डिजिट नंबर, कभी भी 3 पे नहीं आएगा। मतलब जब आप अच्छी बुक उठाएंगे ना, अच्छी मतलब बहुत रेफरेंस बुक उठाएंगे और अच्छे टफ क्वेश्चन करेंगे, तब एक आध क्वेश्चन आपको 3 डिजिट पे मिलेगा, 3 पे भी नहीं है। और 3 का मैंने बेसिक बता दिया। 3 मतलब सपोज करो x y z मान लोगे आप, तो इसको कैसे लिखोगे, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10y हो जाएगा, और z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस फिर कर लेंगे आप। सिंपल है ना, जैसे इसमें जो करेंगे वही सेम प्रोसेस उसमें। तो कहना अच्छा ये बेसिक हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक चीज और सुनना, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, ये क्वेश्चन वाले, ये नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं डिजिट वाले, इसमें हमेशा ना नंबर लिखते हैं फिर उसको रिवर्स भी करते हैं। आल्सो देखो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना। नहीं भाई, डिजिट को ये वाली लाइन पढ़ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स करके भी एक नंबर बनाया जाएगा। कैसे, मैंने बोला भाई एक नंबर बनाओ, उसकी 1 पोजीशन पे 3 रखना और 10 पोजीशन पे 2 रखना, तो आप बोलोगे भैया वो नंबर हो गया 23, है ना, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 3। कहना ठीक है। कहना अगर मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब जो 1 पोजीशन पे था वो 10 पे आ गया, और जो 10 पे था वो 1 पे आ गया, अब नंबर क्या बन जाएगा 32। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखेंगे 30 + 2। कैसे लिखा, 3 में 10 का मल्टीप्लाई करा। अच्छा, तो ये जो रिवर्सिंग द डिजिट है, इसका मतलब है कि जो नंबर है उसके डिजिट को रिवर्स कर दो। तो अगर अपन रिवर्सिंग द डिजिट कर देंगे तो नंबर, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको मिटा दूं। चलो, रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब समझ में आया, तो इसको पहले ही मेंशन कर दो, हमेशा ही इसी पे एक सवाल बनता है ना। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पहले नंबर था x और y, है ना, yx। अब नंबर क्या बन गया, अब नंबर बन गया 100 पोजीशन पे पहुंच गया आपका, और 10 पोजीशन पे पहुंच गया x, और 1 पोजीशन पे पहुंच गया y। नंबर को पलट दिया, ये इधर ये इधर, तो ये एक्चुअल में नंबर कितना बन गया, ये बन गया 10x + का y। ये 10th पोजीशन पे इसलिए 10 का मल्टीप्लाई, ये 1 पोजीशन पे इसलिए 1 का मल्टीप्लाई, ये बन गया। ये नंबर नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे तरीके से, है ना। जैसे 23 है, 23 बोलो या 20 + 3 बोलो, बात एक ही है, लेकिन हम कौन सा बोलेंगे 20 + 3, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, तभी होगा, नहीं तो उससे नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखें, मल्टीप्लाई में सॉल्व करना मुश्किल रहता है, एडिशन में सॉल्व करना आसान रहता है, इसीलिए। नहीं तो उससे ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती। जब उसी चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसकी मदद क्यों ना ले करने के लिए। पॉइंट समझ में आया। तो कहना हमेशा लिखना, ये हमेशा लिखना है, एक नंबर जो ओरिजिनल बन रहा है, एक जब रिवर्स डिजिट करके नंबर बन रहा है, क्योंकि इन वाले क्वेश्चनों में ये फिक्स रहता है कि एक स्टेटमेंट इससे बनाएंगे, एक स्टेटमेंट इससे बनाएंगे। चलो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपका 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप सब कर लेंगे। पढ़ो पहली लाइन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तुम्हारा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, आप बोलोगे yx। इसमें 2 डिजिट कौन कौन से, तो आप बोलोगे 1 डिजिट है x और 10th डिजिट है y। क्वेश्चन बोल रहा है जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है उसमें जो डिजिट यूज हो रहे हैं उनका जो सम है वो 9 है। तो हमारे डिजिट्स कौन से हो रहे हैं, एक 1 डिजिट पे x हो रहा है, 10th डिजिट पे y हो रहा है, इन दोनों का सम करने पे 9 आ रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कहना इतना आसान है ना। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आल्सो, यहां तक कंप्लीट हो गया। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर जो भी तुम्हारा नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा नंबर है, नंबर क्या है, तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y + x, ये है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर। और जो तुमने जब डिजिट को रिवर्स कर दिया तब तुम्हारा नंबर कितना बन गया था, तुम्हारा बन गया था 10x + का y। दोनों नंबरों को सबसे पहले इक्वल लिख लो। यही मैंने आपको एज वाले क्वेश्चनों में सिखाया था। जिन 2 चीजों की बात चल रही है उनको सबसे पहले इक्वल लिख लो। मैंने मान लिया ये दोनों इक्वल है नहीं, इक्वल मान लिया,
अब अपनी बात को सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे देखो, उन्होंने बोला किसमें, जो तुम्हारा नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो तुम्हारा ओरिजिनल में नंबर है उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका जो 9 टाइम्स है पूरे में 9 टाइम्स है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जब आप डिजिट रिवर्स कर दोगे तो जो नंबर बनेगा उसके 2 टाइम्स के बराबर है। तो इसका 9, ये जो इसका अपना है ये 9 टाइम्स इसके किसके बराबर है, 2 टाइम्स के। 2 टाइम्स के मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां कर दूं, ये लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, जो जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर बनेगा उसके 2 टाइम्स के बराबर है, कहना हाँ, तो इसका 9 टाइम्स उसके 2 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, ये जो इसका 9 टाइम्स करेंगे है ना, और उसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये दोनों चीजें बराबर होगी, इसलिए इसमें 9 का पहले बराबर नहीं थी, लेकिन मैंने इसका 9 टाइम्स कर दिया, उसका 2 टाइम्स कर दिया। जैसे सपोज करो है ना, क्या है, सपोज करो एक नंबर है 23 है ना, नहीं 23 नहीं ले रहा, एक नंबर है 36, दूसरा नंबर है 63। ठीक है, एक नंबर है 10, इससे भी नहीं बनेगा, आप एक काम करो, क्या ले लूं 16, 61 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ 62 और 26 है ना। एक काम करता हूँ, मैं ले रहा हूँ 48 और 84, ये दोनों नंबर है ना। मैंने बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है सपोज करो 48, और ये कौन सा नंबर है जब अपन ने डिजिट को रिवर्स कर दिया है ना, 48, देखो 48 और 84 डिजिट रिवर्स हो गए। तो मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा वो बराबर होगा किसके, जो जब अपन डिजिट को रिवर्स कर देंगे, जो नंबर है ओरिजिनल नंबर उसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो जो नया नंबर बनेगा उसमें 1 के मल्टीप्लाई के। तो बात सही है कि नहीं, देखो इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई करा जो नंबर था, और जब हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया जो नया नंबर बना उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होंगे। पहले बराबर नहीं थे, अब बराबर होंगे। तो देखो ये भी 96 बन गया है ना, और ये भी कितना बन गया, नहीं 96 नहीं 84 बन गया। कितना बन गया यार, 84 नहीं यार, नहीं बनेगा है ना, क्यों, क्योंकि 84 96 बन जाएगा ना। तो एक काम करो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। क्या एग्जाम्पल सोचूं यार, कि ऐसे एग्जाम्पल सोचना है कि आपको बाद में अपनी प्रूफ कर पाऊँ है ना। तो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं सोच पा रहा है, इसको तो सॉल्व करेंगे है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसी के बिहाफ पे सोच लेंगे। चलो ये स्टेटमेंट बन गया आपका है ना, 2 मिनट वेट कर लो बस। ये स्टेटमेंट बन गया आपका कि हमने पहले नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करा, जब हमने डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो उसमें 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। सॉल्व करो, ये बन गया 90y प्लस का 9x, ये बन गया 20x प्लस का 2y। ठीक है, x वाले सबको इस साइड ले आओ, y वाले सबको भी इस साइड ले आओ। ये 9x, चलो सबको उस साइड ले जाता हूँ है ना, 20x प्लस का 2y, ये 9 उस साइड आ गया तो 90y हो गया, और ये माइनस का 9x हो गया इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे भाई, 20x में से 9x का कितना बचा 11x, 2y में से 90y गए तो 88y इक्वल टू 0। पूरे नंबर को 11 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि हर टर्म 11 से डिवाइड हो रही है, 0 तो सबसे ही होता है, तो डिवाइड बाय 11, डिवाइडेड बाय 11। क्या ये लिखना जरूरी, बिल्कुल लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। 11 से डिवाइड करोगे यहाँ x बचेगा, यहाँ 8y बचेगा बराबर 0। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। कर दें क्या, कहाँ करें, यहीं कर देते हैं, सबको मिटा के है ना। इस सबको नहीं मिटा रहा, मुझे कुछ बताना है आपको, यहाँ मिटा देता हूँ है ना, ये वाला पोर्शन मिटाता है और करते हैं। पहली इक्वेशन बोलो, आप बोलोगे पहली इक्वेशन बनाई भैया x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी बनाई है x माइनस का 8y इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन से करना है, देखो x का कोएफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये माइनस प्लस ये माइनस, ये पूरा हट गया, y प्लस 9y 8y 9y हो गया, यहाँ 9 माइनस 0 9 से 9 कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई। ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, y की जगह 1 रखूंगा, 1 उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 हो गई। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है आपका yx, यही है ओरिजिनल नंबर है ना। तो नंबर क्या हो गया, देयरफॉर नंबर बिकम रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड
जो आपको नंबर चाहिए था वो क्या हो गया, yx है, नंबर था आपका y और x, y कितना आया आपका 1 और x कितना आया 8, तो आंसर आ गया 18, नंबर आ गया 18। अब आते हैं जो स्टेटमेंट में आपको समझाना चाह रहा था, ये अच्छा ये वो नंबर है दुनिया का जिनका जब डिजिट का सम करोगे तो 9 आएगा, करके देख लो 1 और 8 9 आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, देखो 9 आ गया। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं ना, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, आओ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, अपन नंबर नहीं सोच पा रहे थे डायरेक्ट, है ना, अब इसकी मदद से सोच लिया। क्या बोल रहा है, इसका 9 टाइम्स करेंगे, जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो 18 का 9 टाइम्स किसके बराबर है, जब हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स कर देंगे तो 81 बन जाएगा, 81 के 2 टाइम्स के बराबर है, करके देखो भाई, 19 इंटू 162 होता है और ये भी 162 होता है, क्या ना। अच्छा ये थी वो कहानी जो अपन डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे थे, है ना, कि अपन कोई नंबर सोच रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे कोई ऐसा नंबर बन जाए कि बीच में कहानी जम जाए, है ना, वो हम नहीं सोच पा रहे थे। तो वो ये था कि 18 और 81, कि भाई एक नंबर है 18, है ना, ये नंबर है 18 और जब हम इसके डिजिट को पलट देंगे तो ये बन जाएगा 81, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या है, तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें आप 9 टाइम्स कर देंगे इसका और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये बिल्कुल सही बात है, देखो 9 टाइम्स 162 होता है और इसका भी 162 होता है, 81 2 टाइम्स, तो बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ डिजिट वाले क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है ना। आप ऐसे सोच, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, एक आध केस और बना लें अपन, है ना, 16 और 61 तो नहीं यार, 46 84, है ना, सोचेंगे भाई सोचेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. बड़ा ही प्रैक्टिकल और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये आपको आपके डेली लाइफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है, पिछले लेक्चर में भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन जो डेली लाइफ के हैं, है ना, मतलब ये आने ही चाहिए। सपोज करो आप बैंक गए, आप अपने आप को मैनेज करो, मानो, है ना, आप बैंक गए, आपने 2000 के नोट 2000 रुपए निकाले, है ना, 2000 रुपीस आपने बैंक से निकाले, एटीएम मशीन से या बैंक से निकाले, बैंक से निकाल रहा है क्योंकि कैशियर बैठा हुआ है, एटीएम मशीन थोड़ी है। आपने बोला कैशियर से कि मुझे 50 और 100 रुपीस के नोट देना, वो कुछ भी दे सकते थे, आपको 500 का दे सकते थे, 2000 का नोट तो बंद हो गया, सिर्फ 500 का दे सकते थे, 100 का दे सकते थे, 50 का दे सकते थे, 10 to 20 का दे सकते थे। आपने बोला मुझे 50 के चाहिए और 100 के चाहिए, ठीक है, अपना सवाल सही है। तो आपके पास, ठीक है, तो उन्होंने दे दिए, आपने 2000 रुपये लिए और आप घर आ गए, है ना, अब आपने गिने नहीं, आपने 2000 रुपये लिए और आप घर आ गए, आपने बस इतने गिने, घर आके पूछा आपके पेरेंट्स ने, क्या ना बताओ कितने नोट्स हैं टोटल, तो आपने बोला कि मेरे पास टोटल 25 नोट्स हैं, टोटल 25 नोट्स, इन 25 नोट्स में मेरे पास 50 रुपीज़ के नोट्स भी हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 25 हैं टोटल। आपके पेरेंट्स ने पूछा बताओ 50 के कितने और 100 के कितने, 50 के नोट्स कितने और 100 के कितने, टोटल तो रुपए 2000 रुपीज़ हुए, उसमें 50 के नोट्स भी हैं, 100 के नोट्स भी हैं, मतलब कहानी समझना, इतनी अच्छी कहानी है। आप लेने गए, 2000 रुपये लिए आपने 50 के नोट्स भी लिए और 100 रुपये के नोट्स भी लिए। आपके पास अगर इन दोनों नंबर ऑफ नोट्स को काउंट करें, नंबर ऑफ नोट्स, है ना, तो वो है आपके पास 25 नोट्स हैं, लेकिन इन दोनों का पर्टिकुलर नहीं पता कितने हैं, हो सकता है इसके 4 हो, इसके 21 हो, इसके 20 हो, इसके 5 हो, वो नहीं मालूम, वो फाइंड करना है आप। अब आप मैथमेटिक्स की मदद से फाइंड करेंगे, हालांकि आप बोलोगे हम तो गिन लेंगे, है ना, आप बोलोगे हम तो गिन लेंगे, लेकिन गिनना नहीं है, वो तो आप एक तरीका है, लेकिन मैथ्स की मदद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले लेट किसको मानेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है, किस किस के बारे में पूछा है, 100 और 100 रुपीज़ के नोट्स, तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो रुपीज़ का सिंबल पहले लगता है भाई, है ना, हमारी तो आदत बिगड़ गई है। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ 50 नोट्स, जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो मैंने कितने मान लिए, x, और नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो मैंने y मान लिए, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, कि पहला स्टेटमेंट, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़ और उसको 50 और 100 के नोट्स मिले,
तो टोटल पैसे कितने मिले 2000 रुपीज़, तो ये होगा 2000 रुपीज़। अब इसे 50 और 100 के फॉर्म में कैसे, अगर उसने 50 के x नोट लिए हैं, 50 के कितने नोट्स लिए x, तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए 50x। क्यों, सपोज करो उसने 50 के 2 नोट्स लिए हैं तो उसके पास पैसे कितने हुए 50 इंटू 200। अगर उसने 4 नोट्स लिए होते 50 के तो 50 इंटू 4 200। तो अगर उसने x नोट लिए तो उसके पास कितने हो गए 50x। ये रुपए हो गए, नोट्स नहीं रुपए टोटल। प्लस अगर उसने 100, भाई यहाँ 100 आएगा यार, गलती बता दिया करो 100 के अगर उसने y नोट्स लिए तो उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए 100y। y की वैल्यू कभी ना कभी तो मिल जाएगी। सपोज करो उसने y 100 रुपीज़ के 4 नोट लिए तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 100 इंटू 400 रुपीज़। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 50। क्यों कर दिया, आसान हो जाएगा, देख के ही पता चल रहा है पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही। नहीं करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कर दोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x, ये बन जाएगा 2y और इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 0 0 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड पढ़ो, अब क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन ये बना देगी, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं, मतलब 50 के नोट्स और 100 रुपीज़ के नोट्स मिला के 25 है। तो 50 के नोट्स हैं x, 100 के नोट्स हैं y, तो ये हो गया नोट्स इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। याद रखना ये रुपीस लिखा था, तो यहाँ भी रुपीस, ये भी रुपीस। ये नोट्स हैं तो ये नोट्स, ये भी नोट्स, ये भी नोट्स, गड़बड़ मत करना, है ना। चलो 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो भाई, करवाओ। x प्लस का 2y इक्वल्स टू 40, x प्लस का y इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करें, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ y बचा, यहाँ 15 बचा। इसका मतलब है 100 रुपीज़ के नोट्स 15 आ गए। और किस में पुट कर रहा है, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे, डायरेक्ट करते हैं। 15 इंटू 2 30 उस साइड चला गया तो माइनस में तो 10 आ गया, तो 50 रुपीज़ के 10 कितने नोट्स कितने आ गए 10। आंसर आ गया। एंड में लिख के आना है नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज 15। चेक करते हैं अपन, है ना, कि 2000 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप 50 रुपए के नोट्स कितने ला के आए, आप 50 रुपए के नोट्स लेके आए कितने 10, तो 50 के अगर 10 नोट्स लेके आए होगे तो 50 इंटू 10, टोटल पैसे इतने हुए। और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने लाए 15, तो 15 लाया आप 100 रुपीज़ के नोट्स, तो टोटल पैसे कितने हो गए, इसके हो गए 500 और इसके हो गए 1500, टोटल 2000 हो गए क्या। आप बोलोगे हाँ 2000 हो गए, मतलब आप सही है। और नोट्स भी काउंट कर लो, 10 प्लस 15 25 ही नोट्स थे। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। चलो ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, डेली लाइफ के क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म, जल्दी करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ लीडिंग लाइब्रेरी, 2 मिनट, है ना, हाँ अच्छा आ गया, पहले प्रिंट नहीं आ रहा था। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में टैक्सी वाला था, जो टैक्सी बुलाते थे तो फिक्स चार्ज लेती थी और चार्ज पर किलोमीटर लेती थी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, मुझे मालूम है आप भी कर लेंगे, है ना। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है लेट फिक्स चार्ज। हमें सोचना ही नहीं रहता किसको x मानना है किसको y, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को x y मानते हैं। लेट फिक्स चार्ज बी ₹x। फिक्स चार्ज को मैंने x रुपीस मान लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे, है ना, चार्ज पर डे, लेकिन पर डे नहीं, आफ्टर 3 days, है ना। चार्ज पर डे आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद हर दिन का जो चार्ज है आफ्टर 3 days, क्योंकि ये जो चार्ज है ₹x ये 3 दिन का है। 3 दिन के बाद हर दिन का अलग चार्ज लगेगा। सपोज करो 3 दिन का चार्ज है 10 रुपये, है ना, ये तो 10 लगना है। आप गए और हर दिन का चार्ज है 5 रुपये, तो आपको, और आप गए 6 दिन, है ना, लाइब्रेरी, तो 3 दिन का तो आपने भाई 10 रुपये दिया और हर दिन का आपने 5 रुपये या 10 रुपये के हिसाब से जो भी है वो अलग से दिया, है ना। तो ये हो गया कितना रुपीस मान लिया मैंने इसको, ₹y, ₹x, ₹y।
सही है। फिक्स चार्ज रुपीज एक्स, चार्ज पर डे आफ्टर 3 days रुपीज वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आओ भाई क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में मालूम अच्छा पॉइंट क्या है? अच्छा पॉइंट सबसे अच्छा अगर आप बोलो मुझे तो उन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स है। ये ऐसे भी बोल सकते थे फर्स्ट 3 days ना लिख के सिर्फ फिक्स चार्ज है, लेकिन 3 days लिखा ताकि कैलकुलेशन में बच्चे गलती करें। क्या गलती करेंगे देखो, यहां से पढ़ते हैं ना, यहां तक तो हो चुका था। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। आपने जो बुक ली, सरिता ने जो बुक ली वो 7 days के लिए ली और उसने कितने पे रुपीस करे 27। तो अगर उसने 7 days के लिए ली होगी, यहां पे करते हैं 7 days के लिए अगर उसने बुक ली, तो आपको मालूम है कि 3 days का चार्ज तो फिक्स है और उसको सिर्फ 4 days का चार्ज देना पड़ेगा। आप भी तो घर पे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे थोड़ी पैसे दे देंगे। कहना भैया 3 days का चार्ज तो वो फिक्स ले रहा है, वो कितना है x रुपीस, और 4 डे का वो कितना लेंगे, कहना 1 दिन का वो लेंगे 3 दिन के बाद, 3 दिन तक तो वो x ही लेंगे, 3 दिन के बाद y, हर दिन का y रुपीस लेंगे। तो 1 दिन का y तो 4 दिन का कितना हो गया 4y। तो टोटल पैसे कितने लगे x + 4y, है ना। अब x की जगह आप कुछ भी सोचो, चलो अगर वो फिक्स चार्ज मान के चलो 3 दिन का 30 रुपये ले रहा है और पर डे का चार्ज अगर वो 10 रुपये ले रहा है, तो 7 दिन में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 30 देना पड़ेगा 3 दिन का, और बाकी के 4 दिन का 10 रुपये के हिसाब से तो 40, तो टोटल पैसे देने पड़ेंगे 70। वही मैंने x और y में लिखा है। तो आप समझ गए, है ना। तो अब हम जल्दी जल्दी बना लेंगे अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है। तो दिमाग में सोचा 7 days के लिए लिया, तो कहना 3 दिन 7 days को 2 टुकड़े करे, 3 days और 4 days। 3 days का हो गया x रुपीस चार्ज और 4 days का हो गया 1 days का y, तो 4 days का 4y। और कितने पैसे देने पड़े आपको 27 ना, हाँ 27। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, अब दूसरी लड़की गई सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 days के लिए बुक ली, तो 5 days के लिए उसने 2 टुकड़े करे, 3 days और 2 days। 3 days का चार्ज x रुपीस और 2 days का चार्ज कहना 1 डे का y, 2 डे का 2y, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 21। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है, कर दिया है ना, ये कट गया। 4y में से 2y गया, कितना बचा 2y। 27 में से 21 गया, 6 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, कट गया यहाँ से सामने सामने। अगर y की वैल्यू 3 आ गई, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन गया x + 3 2 6 बराबर 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो आपको क्या पता चला कि जो फिक्स चार्ज है वो आ गया 15 रुपीस, 15 रुपीस, और जो चार्ज पर डे है आफ्टर 3 days वो है 3 रुपीस। सही है, 3 रुपीस सही है ना। जबकि लॉजिक लगाओ तो देखो 3 दिन का चार्ज है ये 15, तो 1 दिन के हिसाब से 5 पड़ा, और जबकि 3 दिन के बाद 3 रुपये है, तो पहले 3 दिन महंगा था, बाकी के दिन सस्ता है ना। आप देखो अगर आप 7 दिन गए होते लाइब्रेरी, 7 दिन गए, तो 3 दिन और 4 दिन, 3 दिन का चार्ज उसने वो कितना ले रहा है 15 रुपये, और 4 दिन का कितना ले रहा है, 1 दिन का 3, तो 4 दिन का 12, तो टोटल कितना हो रहा है 27। वही तो उसने पे करा, किसने पे करा था सरिता, ठीक है। तो 27 रुपीस पे कर दिया उसने। तो आपने देखा है ना, ये हो गया। इसके बाद शायद खत्म है ना, ये शिक्षाशास्त्र एजुकेशन पे कहानी खत्म होती है। तो बैठ जाओ भाई, हाँ। तो आपने क्या करा, देखा कि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 3 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पहले ये चैप्टर 3.6 तक हुआ करता था, अब नए बुक के हिसाब से ये पूरा 3.3 तक ही है। बस एक मेथड हटा दिया और एक आध दो चीज़ें और हटा दी हैं उनने, वर्ड प्रॉब्लम की। मेथड एक ही हटाया हमने। इस चैप्टर में देखा ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल तो ठीक है 10th तक ही काम आएगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आपका पीछे कॉलेज तक नहीं छोड़ेंगे। 2 में से कोई एक मेथड बहुत अच्छा कर लेना, आने दोनों ही चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिलेबस से हट गया और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड है आपके पास सॉल्व करने के लिए, एक मेथड और क्यों लेके आ रहा है, ठीक है। तो उस पर कभी चर्चा नहीं करनी। बात इसलिए बताई जाती है ताकि आपको कल आपके सीनियर बोले अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करता था यार मैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। आप बोलोगे ये कौन सा मेथड है, मुझे तो नहीं बताया। तो इसलिए मैंने आपको नाम बताया कि हुआ करता था, सिलेबस से हटा दिया, कई चीज़ें हट गई, जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ही मेथड को सॉल्व करने के इतने मेथड क्या करेंगे, 3 से काम बन तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, वेरी IMP चैप्टर है, आगे तक काम आएगा 12th तक, है ना। तो अच्छे से कर लेना। तो ये चैप्टर लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।